हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। आगे देखा जाए तो हमारे समक्ष आया है आरंभिक मध्ययुगीन काल में शिक्षा का विकास। आरंभिक मध्ययुगीन काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार थी? तो ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक अस्थिरता एवं अस्तित्व, सामाजिक एवं संस्कृति मूल्य का पतन था। देखा जाए तो आरंभिक मध्ययुगीन काल में जो है राजनीतिक अस्थिरता, अस्तित्व और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य का पतन हो रहा था। बाहरी आक्रमणकर्ताओं के अत्याचार इत्यादि की वजह से आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा प्रणाली आधार हिल गया। और ये महत्वपूर्ण बात है कि इस समय जो है हमारे भारतवर्ष कई अत्याचार को सहन करना पड़ा और इसका कहीं ना कहीं भारत के राजाएं ही थे, जो दूसरे लोगों की जो है विचारधारा को नहीं समझ सके और उनको निमंत्रण भारत में दे के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, और जिसके कारण जो है शिक्षा प्रणाली का जो है आधार ही हिल के रह गया और उसके स्तर में गिरावट हमें काफ़ी देखने को मिला। यानी आरंभिक मध्ययुगीन काल में शिक्षा का विकास जो है काफ़ी गिर गया। आरंभिक मध्यकाल में हिंदुओं के मंदिरों में तथा मुसलमानों के मकतबों एवं मदरसों में लोगों की शिक्षा दी जाती थी, जो महत्वपूर्ण बात है। मदरसों में और हिंदुओं के मंदिरों में जो है आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा दी जा रही थी और इनको सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी। और इस काल में पंजाब की शिक्षा पद्धति आदिम कालीन ही थी। हिंदू अपने बच्चों को अध्ययन के लिए मंदिरों में एवं मुस्लिम मस्जिदों में भेजा करते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू अपने बच्चों को अध्ययन के लिए मंदिरों में और मुस्लिम जो थे मस्जिदों में भेजा करते थे, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा के अलावा व्याकरण, साहित्य, गणित, भूगोल की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में देखा जाए तो शिक्षक के रूप में पुजारी एवं मस्जिदों में मौलवी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे और ये जो बच्चे को पढ़ाते थे वही बच्चे जो है अनुसरण करते थे। मस्जिदों में मौलवी कुरान के एक विशेष भाग की शिक्षा दिया करते थे, जबकि मंदिरों में हिंदू में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को एक नए वर्ग की भी जन्म हुआ, जिनमें अपने छोटे छोटे स्कूल खोले, जिन्हें पाठशाला कहते थे। यानी आरंभिक मध्ययुगीन काल में छोटे छोटे पाठशाला भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर जो है बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। लेकिन इसके साथ ही पुरानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की पद्धति भी जारी रही। यानी देखा जाए तो पुराने समय काल के तरह ही निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही थी। जैसे आज के समय भी निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान अभी भी जारी है, तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। किंतु इस समय में ये उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं थे। यानी उच्च शिक्षा के केंद्र जो थे बहुत ही कम थे, और देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए कुछ अन्य केंद्र दूसरे स्थानों पर स्थापित भी किए गए, जो कालांतर में इस्लामिक शिक्षा केंद्र के रूप में काफ़ी विकास किया। देखा जाए तो मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी ने आरंभिक मध्ययुगीन काल में भारत पर आक्रमण किया। ये तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में कई बार आक्रमण किए और मोहम्मद गौरी ने भी
मध्ययुगीन काल में काफ़ी आक्रमण किए, जिसके कारण जो है शिक्षा स्तर बहुत नीचे आ गिर गया। और ये सुल्तान अकड़ता एवं लुटेरे थे, और इसके बावजूद इन्होंने शिक्षा का संरक्षण भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मध्ययुगीन काल में देखा जाए तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों के दोनों लुटेरे टाइप के थे। भारत में जब भी आते थे बहुत से धन दौलत लेके जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो शिक्षा का संरक्षण थे, जैसे आज के समय में है। आज देखिए बड़े बड़े मंत्री लोग जो है शिक्षा के नाम पर बहुत ही गोरख धंधा करते हैं, बहुत ही गोरख धंधा करते हैं। आज अगर शिक्षा को सही रूप दे दिया जाए तो हर बच्चों को जो है सही उचित शिक्षा मिल जाए, लेकिन इस गोरख धंधे के कारण जो है शिक्षा सही बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। और ये देखा जाए तो शिक्षा में बहुत ही घपला हो रहा है। इनके दरबार में कवियों के, लेखकों, विद्वान और इतिहासकारों का जमघट हुआ करता था। चाहे मोहम्मद गजनी हो या मोहम्मद गौरी हो, इनके दरबार में देखा जाए तो हर तरह के कवि, लेखकों, विद्वान, इतिहासकार का एक जमघट हुआ करता था। और इस काल में तुर्की एवं पर्शियन साहित्य का काफ़ी विकास हमें नजर आया। मोहम्मद गजनी ने हालांकि अपने देश में गजनी एवं मध्य एशिया में शिक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाने में काफ़ी कम किया, लेकिन भारत में इसके द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के कारण पंजाब में प्राचीन शिक्षा को अपूर्व क्षति हुई। तो देखा जाए तो मोहम्मद गजनी ने बार बार जो है पंजाब के क्षेत्रों में आक्रमण कर कर के यहाँ के जो है शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया। उसे पंजाब पर आतंक और दहशत का राज्य कायम किया, जिसके वजह से देखा जाए तो यहाँ के विद्वान रामवती क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य दूसरे स्थानों में चले गए। तो जरना सी बात है, ये बात तो आम थी कि जो व्यक्ति समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वो इस ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते थे जहाँ पर बार बार जो है आक्रमण किया जाए और बार बार जो है शिक्षा के केंद्रों को जो है नष्ट कर दिया जाए। इसलिए जितने भी विद्वान थे इन क्षेत्रों को छोड़कर चले गए, जिसके कारण देखा जाए तो इस समय काल में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा था। परिणाम स्वरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक नुकसान पहुँचा, और पहुँचना तो स्वाभाविक था। जैसे आज के समय में देखिए कि जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट में हो, आज बच्चों को जो है मोबाइलों से पढ़ा रहे हैं। कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में तो चलिए वहाँ पर सख्ती होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इसका सख्ती नहीं होता है। तो शिक्षकगण क्या करते हैं, मोबाइलों से काम भेज देते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव करने का बराबर है। और इस बात को शायद भारत सरकार समझ नहीं पा रही है कि आज बच्चे का भविष्य ख़त्म होता जा रहा है। आज देखा जाए तो बच्चे स्कूल में कम समझ के आज मोबाइलों के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। उसके जीवन जो मोबाइलों में बढ़ता चला जा रहा है, और मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट से तो हम कहते नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आने वाला समय में इसका प्रभाव आप सबको देखने को मिलेगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि कभी त्रिपान स्टडी सेंटर ने भी इस बात को उजागर करने की कोशिश किया था, लेकिन हम लोगों ने इस बात को जो है नज़रअंदाज कर दिया। तो चलिए ये कहते हैं समय के साथ तो सबको पता लग ही जाएगा कि आने वाले समय में होना क्या है और क्या होने वाला है, लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, कहते हैं कामयाबी भी उसके सर बोलता है। बाद के वर्षों में दिल्ली के सुल्तान द्वारा महिला शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी देखा जाए तो बाद के वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा महिला शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात थी, टर्निंग पॉइंट थी कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा को प्रतिबंध कर दिया। इससे महिलाओं को सिर्फ एक बहुत ही नीचा दर्जा के रूप में देखा गया। खास तौर पर महिलाओं को शादी का उम्र जो था 12 वर्ष कर दिए जाने के कारण हुआ। यानी देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जो है 12 वर्ष महिलाओं की शादी कर दिया, जिसके कारण उनका शिक्षा का स्तर जो था बहुत काफ़ी नीचा गिर गया, और इसी कारण महिलाओं की शिक्षा के सारे दरवाजे बंद हो गए। शिक्षा का स्तर देखा जाए तो इस समय महिलाओं के लिए बिल्कुल ही गिर गया। यद्यपि शासनकाल वाले लोग, कुलीन, जागीरदार एवं धनी लोग अपनी लड़कियों की शिक्षा का प्रबंधन अपने घरों पर ही किया करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है।
या देखा जाए तो कुलीन, जमींदार और धनी लोग जो थे अपनी लड़कियों को जो है अज्ञानी नहीं बनाना चाहते थे, उनको ज्ञान का जो है कुछ बूंद देना चाहते थे। इसलिए देखा जाए तो शिक्षा के लिए उन्होंने घरों में ही व्यवस्था किया, लेकिन समाज के निम्न तबकों की शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। कहते हैं गरीब तो एक वक्त की रोटी ही जुटाने में लग जाता है, वो कहाँ बच्चों को शिक्षा में लगाएगा, वो भी लड़कियों की। तो इस कारण जो था कि जो कुलीन और जमींदार और धनी लोग जो है अपनी लड़कियों को शिक्षा देते थे, लेकिन आम गरीब बंदों के लिए जो है शिक्षा एक बहुत टेढ़ी खीर बन गई थी। वास्तव में इस काल में महिला शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था और इस काल के शिक्षा व्यवस्था की एक महान जो है त्रुटि थी। तो देखा जाए तो कहते हैं महिलाओं को शिक्षा भी महत्वपूर्ण था, हमने देखा है कि सभी समय काल में ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति गिर गया, जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते हैं इस समय काल में महिलाओं को सिर्फ जो है घरों के चार जो है दीवारों में बंद करके रख दिया गया। तो देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं हमें इन बातों का जो है समाज में देखने को मिल रहा है। आज गरीब लोग जो है अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में समर्थ नहीं है, और कहीं ना कहीं कारण ये है कि शिक्षा जो है उसका उच्च कोटि का होना। उच्च कोटि का अर्थ ये होता है कि आज गरीबों के लिए जो है इतना पैसा जुटाना संभव नहीं है कि वो बच्चों को जो है सही ज्ञान दे सके। आज अगर आप देखिए तो जितने भी सरकार का है, आज जीएसटी कहते हैं, टैक्स, फिर से सब्सिडी, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई है जिसने शिक्षा का स्तर को और नीचा कर दिया है। क्योंकि आज किताब भी लाने जाते हो तो उस पर भी आपको जीएसटी लगा के दी जाती है। अगर कोई 400 किताब है तो 600 से 700 में दी जाती है, जो आम गरीबों के पहुंच से काफ़ी दूर हो गई है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि आज सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और ये बात साबित भी करता है। भारत में देखिए तो 10वीं कक्षा तक बच्चे जो होते हैं गरीब तक पहुंच जाते हैं, कहते रो धो के तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो कारण कहीं ना कहीं यही है कि उनका शिक्षा का स्तर आज जो है बहुत गिर गया है। कहते हैं भारत सरकार हमेशा इस बात के लिए हमेशा पीठ थपथपाती है कि हमने तो शिक्षा पे बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लेकिन वास्तविकता जब उनको नज़र आएगी तो उनको हैरान होगा कि जो हम सपने देख रहे थे शायद ऐसा हकीकत कहीं भी हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे ये बात लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोगों की एक बहुत बड़ी चाल है, यानी अनपढ़ बनाए रखने की एक साजिश है। क्योंकि कहते हैं अनपढ़ लोग को जैसे मर्जी आप पढ़ा सकते हो, जो भी आपको आप समझाओगे वो समझ जाएंगे, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कोई भी विचार को पहले समझता है, विचार करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अनपढ़ बनाए रखने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है। क्योंकि वोट तो कौन लोग देते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार को अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमें घर नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगी, और अगली बार जो है कई संस्थाओं में जगह नहीं मिलेगी। तो शायद कहीं यही मुझे दिखने को मिल रहा है कि ये सब अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है। दोस्तों आगे हमारे समक्ष आएगा पंजाब के महान प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला। तो हम तक्षशिला के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और तक्षशिला के हर एक पहलू, हर एक विचार आपके समक्ष रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे का टॉपिक रहेगा। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। इस बात से आपको अनजान नहीं बनना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और शेयर करने के लिए आपको इतना तकलीफ़ नहीं उठाने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने हैं, कोई भी जहाँ पर आप इसके जो है लिंक को कॉपी करके लगा सकते हो, जहाँ से दूसरे बच्चों को प्राप्त हो सकता है, वो कार्य करना है। जिस प्रकार मैं आपके लिए तरह तरह के कार्य करता रहता हूँ, तरह तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको भी तो इतना कार्य अवश्य है कि तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी प्रयत्नशील होना होगा। क्योंकि कहते हैं जब तक गुरु और शिष्य मिल के जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं करेंगे, न तो देश की भलाई होगी न खुद की भलाई होगी। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आपको सब्सक्राइब कर लेने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं। लेकिन एक बात अवश्य रहेगा कि
कि समय समय पर आपको अलग अलग वीडियो जो है मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर 6वीं कक्षा से ले के MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।